Okay, so hello everyone. A very good morning to all of you guys. Nancy, good morning. Good morning, Prashant. How are you? Please confirm if it's all good with the audio video so that we can start our class. So kindly confirm it once. Yes, I think all good with the audio video. Please just confirm it once, guys. All good. Chali. So, last lecture number 13 of ancient India, we had a discussion about the later Vedic phase, right? And वहाँ पे we discussed in particularly in the last class we discussed about the overall basics about the later Vedic people. So there we understood about their culture. This was the last topic we covered. The painted grey ware iron culture. We understood about the later Vedic economy, है ना? कल हमने इसके बारे में समझा, इसके बारे में सीखा. And then we also had a discussion about their political organization. उसमें से तो कुछ रिपीट करने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से. सो हमने इनके पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझा और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को आई थिंक हमें फटाफट से एक बार रिकैप करना है फ्रॉम द बुक इटसेल्फ. So when we were discussing about the political organization, we were comparing it with the early Vedic, no? अर्ली वैदिक के साथ कंपेयर करके भी हम इसको देख रहे थे. इसको कंपैरिजन से आसान हो जाता है, आपको थोड़ा सा याद रखना. तो हुआ क्या कि लेटर वैदिक टाइम्स में जितनी भी पॉपुलर असेंबलीज हुआ करती थी, दे लॉस्ट देयर इंपॉर्टेंस. आई टोल्ड यू इन द नोट्स इटसेल्फ. और रॉयल पावर इंक्रीज होती गई. जो विधाता हो एक लोकल असेंबली थी इनकी, विधाता कंप्लीटली डिसअपियर्ड. सभा समिति का भी कैरेक्टर चेंज हो गया. उसमें अब डोमिनेशन था प्रिंसेस का और रिच नॉबल्स का. महिलाएं, विमेन वर नो लॉन्गर परमिटेड टू बी पार्ट ऑफ सभा. तो यहाँ से क्लियरली पॉलिटिकल जो यहाँ की जो महिलाएं थी उनकी जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट थी वो आपको रिड्यूस होती नजर आई. ठीक है ना? और अब जो सभा में बैठते थे वो सिर्फ नॉबल्स और ब्राह्मण्स और यही सब लोग डोमिनेट करते थे. इसके बाद एक नई चीज आई, एक इंटरेस्टिंग चीज आई. पहले अर्ली वैदिक में आपने देखा था कि ना बहुत बड़ी बड़ी टेरिटरीज नहीं थी, कोई किंगडम वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, एम्पायर वाला कॉन्सेप्ट नहीं था. लोगों की अथॉरिटी जो थी इट वाज जस्ट द ट्राइबल अथॉरिटी. पर आपने ट्राइबल अथॉरिटी को खत्म होते देखा और उसको टेरिटोरियल अथॉरिटी बनते देखा, क्योंकि वाइड किंगडम्स बन रही थी. बड़े बड़े एम्पायर, बड़े बड़े एक्सपेंशंस कर रहे थे लोग, अपने टेरिटोरियल बाउंड्रीज को बड़ा कर रहे थे, जिससे किंग्स और पावरफुल होते गए. और जो है एक सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर आपको देखने को मिला. प्रिंसेस ने रूल किया ट्राइब्स के ऊपर और जो उनके लोकल लीडर्स थे उनकी इंपॉर्टेंस कम होती गई. ठीक है ना?
स्टार्टिंग में एरिया वॉज नेम्ड आफ्टर द ट्राइब which settled there first, but eventually the tribal name became current as a territorial name. तो पहले तो जो अथॉरिटी थी, तो किसी भी एरिया का नाम उसके ट्राइब के नाम पे जाना जाता था. बाद में वो ट्राइब का जो नाम था, इट बिकेम द टेरिटोरियल नेम, क्योंकि अल्टीमेटली अब कॉन्सेप्ट ट्राइबल अथॉरिटी से टेरिटोरियल अथॉरिटी पे शिफ्ट हो रहा है. जैसे सबसे पहले एट फर्स्ट द पंचाल वाज द नेम ऑफ अ पीपल. जो पंचाल शब्द आप पढ़ते हैं, पंचाल वहां पे रहने वाले लोगों का, उस ट्राइब का नाम था. और बाद में पंचाल नाम का एक पूरा रीजन, एक पूरा एम्पायर आपको देखने को मिलेगा. इसी तरह से अगर आप नोटिस करेंगे, ऐसे बहुत सारे आपको इन्फ्लुएंसेस और इंस्टेंसेस मिलेंगे. जहां तक बात है किंग के इन्फ्लुएंस की, वो स्ट्रेंथन की गई. कई सारे रिचुअल्स का हमने कल जिक्र किया था. राजसूय सेक्रीफाइस की हमने बात की, विच वॉज सपोज टू कॉन्फर सुप्रीम पावर ऑन हिम. क्यों करवाया जाता था? राजसूय सेक्रीफाइस का मेन पर्पस था कि भाई राजा को सुप्रीम पावर मिल जाए. तो इस वजह से, इस मंशा से वो राजसूय सेक्रीफाइस करते थे. सिमिलरली हमने अश्वमेध की बात की, विच मेंट द अनक्वेश्चन कंट्रोल ओवर द एरिया, जहां से भी रॉयल हॉर्स रैन अनइंटरप्टेड, जहां से भी राजा का घोड़ा दौड़ के जाएगा, वहां वो सारा एरिया अनक्वेश्चनेबली विल कम अंडर द कंट्रोल ऑफ किंग्स पावर. और अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो फिर रॉयल हॉर्स को स्टॉप करे, राजा से सवाल करे और फिर फाइट करे. तो इस तरह के डिवाइसेस. अच्छा, इनके पीछे मास्टरमाइंड कौन था? पृष्ठ. पृष्ठ लोग, ब्राह्मण लोग, ये सब राजा को इसमें उलझाए रखते थे कि राजन अभी आप ये वाला कर लीजिए, अभी आप ये वाला कर लो, ऐसा करेंगे आपका पावर बढ़ जाएगा, ऐसा करेंगे आपका टेरिटरी बढ़ जाएगा. तो राजा के ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस होने लगा. और ये चीज आप आने वाले समय में कन्वर्ट होते देखेंगे. एक वो टाइम आप देखेंगे समाज में जहां पे ब्राह्मण्स ने पूरी तरह से हर चीज पे कंट्रोल किया. And he also performed the Vajpaya Yagna, that was the chariot race, in which the royal chariot was made to win the race against his kingsmen. देखिए लिखा हुआ स्पेशली, ये एकदम मैच फिक्सिंग वाला काम है. तो मैच फिक्सिंग सिर्फ आज नहीं हो रही है, मैच फिक्सिंग तब भी हो रही थी. तो जानबूझ के राजा के ही चैरियट को जिताना है, किसी को मरना थोड़ी है राजा को हरा के. तो हिज द रॉयल चैरियट ओनली वाज मेड टू विन. और ये सब क्यों किया जा रहा है, ये सारी चीजें, ताकि वहां के जो आम लोग हैं उनको ये यकीन हो जाए कि भाई हमारा राजा कोई आम इंसान नहीं है, हमारा राजा तो सीधे सीधे भगवान का दूत है, भगवान का भेजा इंसान है. देखियो, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है. और नॉट जस्ट इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड. आप कोई किसी भी समाज की इतिहास उठा के देख लीजिए, किसी भी राज्य का इतिहास उठा के देख लीजिए, बड़े से बड़े एम्पायर ने, वो कहते हैं ना कि धर्म और राजनीति अगर मिल जाए, ये दुनिया का सबसे बड़ा नशा है, अगर धर्म और राजनीति को मिला दिया जाए. तो ये धर्म और इसको मिलाने की जो बात है वो पहले से होती रही है, धर्म और राजनीति को. और हमेशा जिन्होंने भी राज किया है, जो भी पॉलिटिकल पावर में आए हैं, उन्होंने हमेशा अपने आप को डिवाइन दिखाने की कोशिश की है. उन्होंने हमेशा अपने आप को गॉड से कनेक्ट करके देखा है. आप देखिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे किंग अशोक के टाइम पे भी आप पढ़ेंगे, बिलव्ड बाय द गॉड्स, और इस टाइप के टाइटल ये लोग यूज करते थे, है ना. देवम प्यासी के नाम से होगा, देवम प्रिय, देवम प्यासी, बिलव्ड बाय द गॉड, सन ऑफ द गॉड, शैडो ऑफ द गॉड, जिल्ले इलाही. जिल्ले इलाही मींस शैडो ऑफ द गॉड. तो इस तरह के टाइटल्स यूज करते थे. जो भी राजा थे अपनी अथॉरिटी को डिवाइन अथॉरिटी बनाने के लिए ऊपर भगवान से अपना कनेक्शन जोड़ते थे. एंड ऑल दिस रिचुअल्स एक्चुअली इम्प्रेस द पीपल विद इंक्रीजिंग पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ द किंग. तो लोग इसी बात पे खुश थे कि भाई हमारा राजा कोई आम राजा नहीं है, ये तो भगवान का भेजा हुआ इंसान है. एंड एवरीथिंग वाज लाइक दैट. इस टाइम पे जहां तक बात है कलेक्शन ऑफ टैक्सेस की, देखो हमने अर्ली वैदिक टाइम में क्या पढ़ा था कि यार जो टैक्सेस हैं वो वॉलेंट्री लोग देते हैं, बलि जिसको बोलते थे. इट वाज अ वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन एंड देयर वाज नो टैक्स ऑफिसर, राइट. लेकिन लेटर वैदिक टाइम में पीरियड, इस पर्टिकुलर टाइम में जो कलेक्शन ऑफ टैक्सेस है और ट्रिब्यूट, इट सीम्स टू हैव बिकम कॉमन, है ना. एंड फ्रॉम वॉलेंट्री दे हैव बिकम काइंड ऑफ मैंडेटरी. एंड इसीलिए एक अलग से टैक्स ऑफिसर बनाया गया, नाम था संग्री संग्रहित्री. हमने कल भी आपको इसका नाम लिखवाया था, यस. तो संग्रहित्री, अगर, और ये क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू में,
कि ड्यूरिंग द लेटर वैदिक एज संग्रहित्री वाज विच ऑफ द फॉलोइंग? इट वाज अ टैक्स ऑफिसर, टैक्स कलेक्शन ऑफिसर, आप याद रखेंगे। और ऐसी बहुत सारी एपिक हमको बताती हैं, एट द टाइम ऑफ द बिग सैक्रिफाइस लार्ज स्केल डिस्ट्रीब्यूशंस वर मेड बाय द प्रिंस, ऑल सेक्शन ऑफ पीपल वर fed sumptuously. In discharge of his duty, the king was assisted by the priest, by the commander, the chief queen, and a few high functionaries. अब आप यहाँ देखते जाइएगा कि राजा का इट वाज लाइक अ कैबिनेट, जैसे अभी मॉडर्न डे प्रधानमंत्री का एक कैबिनेट होता है ना, एक क्लोज मिनिस्टर्स होते हैं जो सबसे मोस्ट ट्रस्टेड मिनिस्टर्स हैं, उनके साथ मीटिंग होती है, तो इट वाज लाइक अ कैबिनेट। तो राजा को असिस्ट करने वाले जो पुरोहित होते थे, इसको इनको वो प्रिस्ट को बोलते थे पुरोहित। तो राजा के साथ वो पुरोहित, उनके कमांडर, उनकी सबसे बड़ी जो चीफ क्वीन थी वो, और कुछ और फंक्शनरीज का एक क्लोज कैबिनेट था जो राजा को डे टू डे गाइड करता था। At the lower level, the administration was possibly carried by the village assembly. तो एटलीस्ट लोअर लेवल पे जो विलेज असेंबलीज थी वो फंक्शन कर पा रही थी, which may have been controlled by the chief of the dominant tribes. Assemblies were also entrusted with the trial of the local cases, but even in the later Vedic times, the king did not possess a standing army. I told you that yesterday कि स्टैंडिंग आर्मी का कॉन्सेप्ट अभी नहीं आया था। जो ट्राइबल यूनिट्स होती थी, दे वर मस्टर्ड इन द टाइम्स ऑफ द वॉर। अभी नॉर्मल आप जाओ अपना काम करो, जिसको जो करना है, कोई क्राफ्टमैन है, कोई फार्मर है, लेकिन लड़ाई होगी तो पूरी ट्राइबल यूनिट को हम बुला लेंगे। एंड अकॉर्डिंग टू वन रिचुअल फॉर सक्सेस इन द वॉर, द किंग हैड टू ईट अलोंग विद हिज पीपल, दैट इज कॉमन मैन, विच इज कॉल्ड विस। आम आदमी को विस बोला गया, कल भी मैंने बताया था। तो एक रिचुअल था वहां पे इस टाइम में कि अगर आपको लड़ाई में जीतना है तो, क्योंकि साथ लड़ना है, और साथ लड़ने के लिए राजा कॉमन मैन के साथ बैठ के उन्हीं की प्लेट से खाना खाता था, एंड इट वाज अ काइंड ऑफ रिचुअल लड़ाई में जाने से पहले। तो यस, वी टोल्ड यू ऑल दीज थिंग्स यस्टरडे। हो गया क्विक रिवीजन? अभी मेरे को बताओ कोई डाउट है क्या? एनी डाउट? नो, वी आर क्लियर अप टू दिस पॉइंट एवरीबॉडी? Now that takes us to the next topic, and next topic we have to pick up is the social organization. अगर political organization हमें समझ में आई तो अब हमें सीखना है, अब हमें समझना है जो ये है अपना सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो प्लीज इसमें नोट्स बनाने स्टार्ट करें और नोट्स बनाइए सोशल ऑर्गेनाइजेशन। Social organization during the later Vedic age. देखिए, लेटर वैदिक सोसाइटी जो थी, पहली चीज याद ये रखनी है सोशल ऑर्गेनाइजेशन में कि जो लेटर वैदिक सोसाइटी थी, सबसे पहले later Vedic society was actually got into the वर्ण सिस्टम। लेटर वैदिक सोसाइटी में 4 वर्ण में पूरे समाज को बांट दिया गया। तो ये वर्ण वाला जो सिस्टम था वो यहाँ पे अपने पीक पे था। स्टार्टिंग हो गई थी अर्ली वैदिक टाइम्स में, बट लेटर वैदिक टाइम्स पे ये 4 वर्ण वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल प्रॉपरली बना दिया गया, और सोसाइटी को 4 भागों में, 4 हिस्सों में बांटा गया। और 4 वर्ण कौन से थे जो आप अभी बाद तक भी पढ़ते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यास एंड दी शूद्रास। तो ये वाले जो 4 वर्ण हैं ये प्रॉपरली यहां लेटर वैदिक में आपको दिखाई देंगे। ठीक है जी?
इसी टाइम पे आपको देखने को मिला राइज ऑफ ब्राह्मण्स एज सुप्रीम, राइज ऑफ ब्राह्मण्स एज सुप्रीम। सारे चारों वर्णों में से सबसे सुप्रीम ब्राह्मण्स बन के आए। जिस तरह से उनका लगातार कंट्रोल बढ़ रहा था, ये होना बड़ा लाजमी था, बड़ा ऑब्वियस था। अब ये खास बात हमने क्यों मेंशन करी? ब्राह्मण्स का, पृष्ठ का सबसे सुप्रीम बन जाना, सबसे अपर क्लास में, हाईएस्ट हायरार्की में आ जाना, ये क्यों इतनी यूनिक बात थी? बिकॉज it was not found earlier in Aryan societies. It was not found earlier in the Aryan societies outside India. एक पर्टिकुलर डेवलपमेंट थी जो सिर्फ भारत में हुई। It was not found earlier in Aryan societies outside India. So ब्राह्मण्स का पावर में आना, इसलिए इट वॉज ए यूनिक डेवलपमेंट। ब्राह्मण्स का इतना सुप्रीम बन जाना सोसाइटी में, क्योंकि बाहर मोस्टली किंग्स की सुप्रीम अथॉरिटी थी, मगर ब्राह्मण्स की सुप्रीम अथॉरिटी भारत में हुई है। उस टाइम की अगर आप कंपेयर करोगे किसी भी कॉन्टेम्परेरी उस टाइम की और बाकी सोसाइटीज, बाकी कल्चर्स को अगर आप चेक करोगे तो आपको ये ऐसा नहीं दिखाई देगा। तो दिस वाज दैट्स व्हाई दिस वाज अ वेरी यूनिक डेवलपमेंट इन इंडियन सोसाइटी। किसी भी कॉन्टेम्परेरी में और ऐसा नहीं देखने को मिला। अब इसमें जो ये टॉप अपर 3 आपके वर्ण हैं, जो टॉप 3 वर्ण हो गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये वाले जो 3 वर्ण हैं, टॉप 3 वर्ण्स, they were entitled to these 3 words were entitled to a ceremony. They were entitled to a ceremony called उपनयन। अब ये उपनयन के नाम से एक सेरेमनी थी जो ये सिर्फ 3 वर्ण कर सकते थे। जो टॉप 3 वर्ण है, ये उपनयन नाम की एक सेरेमनी करने के लिए अलाउड थे। ये उपनयन क्या चीज थी भाई? उपनयन was a ceremony to wear the sacred thread. They could wear the sacred thread. सेक्रेड थ्रेड क्या होता है? आपने शायद देखा होगा, कुछ लोग यहाँ पे अपने शोल्डर से लेकर के इधर एक धागा पहनते हैं जिसको जनेऊ कहते हैं। आई डोंट नो इफ यू हैव सीन और नॉट। बहुत लोग हैं, आज भी बहुत लोग जो है वो जनेऊ पहनते हैं, यहाँ पे सेक्रेड थ्रेड पहनते हैं। शूद्रास वर नॉट अलाउड। तो क्लियर एक बहुत डिस्क्रिमिनेशन आपको दिखाई देगा। शूद्र जो थे ना वो वेद पढ़ सकते थे, ना उनको वेद पढ़ना अलाउ था। वेद पढ़ने के लिए भी जो पहले 3 वर्ण थे सिर्फ उनको परमिशन थी। और सेक्रेड थ्रेड पहनने की परमिशन, यानी कि ये उपन्याय नाम का उपनयन जो है, उपनयन नाम का जो सेरेमनी है, वो भी सिर्फ 3 वर्णों को अलाउड था। शूद्रास वर टोटली आउट ऑफ द पिक्चर। ठीक है ना? और क्योंकि सेक्रेड थ्रेड जो पहना जाता था, दिस सेरेमनी वाज सपोज्ड टू बी कंप्लीटेड यूजिंग द वैदिक मंत्रास। अब आपको ये सेरेमनी पूरी करनी है वैदिक मंत्रों के साथ में। और वैदिक मंत्र किसके लिए प्रोहिबिटेड थे? वो प्रोहिबिटेड थे आपके शूद्र के लिए। तो ना तो वो वेद पढ़ सकते, ना वैदिक मंत्रों का इस्तेमाल कर सकते, इसलिए सेक्रेड थ्रेड सेरेमनी भी उनके लिए बंद कर दी। तो ये ध्यान रखना है, ये पर्टिकुलर वर्ड जो है आपका उपनयन, अगर इस पे कल को एमसीक्यू बनेगा तो आपको पता होना चाहिए उपनयन क्या चीज है और कौन कौन से वर्ड अलाउड थे ये करने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है जी। शूद्रास वर कंप्लीटली प्रोहिबिटेड। अच्छा,
अब इसी में क्योंकि वर्ण सिस्टम हमने कहा भी बहुत ज्यादा मैच्योर हो चुका था, बिल्कुल अपनी पीक पे था, प्रॉपरली इन्होंने ये डिवीजन कर दिए थे, तो इनफैक्ट लेटर वैदिक पीरियड में देयर वाज अ टेक्स्ट ऑफ लेटर वैदिक पीरियड। इस टेक्स्ट का नाम था अतर्य ब्राह्मण। अतर्य ब्राह्मण ये किताब था इनके पास, ठीक है। इट वॉज अ टेक्स्ट ऑफ दिस लेटर वैदिक पीरियड। व्हाई दिस इज सो इंपॉर्टेंट बुक? अब ये इतना इंपॉर्टेंट टेक्स्ट था इनके समाज के लिए बिकॉज इस किताब में ना दिस बुक mentioned the roles and functions of all the four varnas। आप समझिए वर्ण सिस्टम किस पीक पे रहा होगा कि एक प्रॉपर किताब इनके पास थी कि किस वर्ण का क्या रोल है, क्या फंक्शन है, और समाज जो चलेगा, जो सोसाइटी वॉज रन एज पर दिस बुक। जो भी सोसाइटी थी, सोसाइटी वॉज रन एज पर दिस बुक, अत्रिय ब्राह्मण के नाम से। ठीक है जी। अब यहां पे एक और इंटरेस्टिंग एक छोटा सा एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेगा। वैसे तो सब लोग अलाउड नहीं थे ये सेक्रेड थ्रेड वगैरह पहनने के लिए। कुछ आर्टिसंस को परमिशन दी गई थी। एकदम स्टार मार्क के साथ लिखिएगा दैट सर्टेन sections of artisans enjoyed high social status। कुछ ऐसे आर्टिसंस थे जिनको कंपैरेटिवली हाई सोशल स्टेटस मिला। फॉर एग्जाम्पल आपके जो रथ बनाने वाले लोग थे, ठीक है, रथकार कौन थे? आपके चैरिट मेकर्स। फॉर एग्जाम्पल द रथकार वर द चैरियट मेकर्स। अब इनको काफी हाई सोशल स्टेटस दिया गया बिकॉज चैरियट्स वाज वेरी इंपॉर्टेंट ना, तो इसलिए रथकारों को एक हाई सोशल स्टेटस दिया गया। they were also allowed to wear sacred thread। तो ये sacred thread वगैरह पहनने के लिए भी इनको अलाउ कर दिया गया। ठीक है। महिलाओं का ऑल टाइम लो पोजीशन था इस पूरे समाज में। अगर आप सोशल ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं तो जो बात है महिलाओं की, तो विमेन देवर विमेन सोशल स्टेटस जो था इट गॉट लोवर्ड इन पोजीशन। तो धीरे धीरे आपको यहां से प्रॉपरली जेंडर डिस्क्रिमिनेशन दिखाई देगा। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की प्रॉपरली शुरुआत आपको लेटर वैदिक एज से दिखाई देगी। इनका सोशल स्टेटस लगातार यहां से लोअर होता गया। जो पहले काफी बराबरी का स्टेटस था, यहां लेटर वैदिक में वो खराब हो गया। अच्छा, प्रिंसली फैमिलीज थी, जो रॉयल फैमिलीज थी, रॉयल फैमिलीज में कल्चर शुरुआत हुआ। रॉयल फैमिलीज में देयर वाज कल्चर ऑफ प्राइमोजेनिचर। कल्चर ऑफ प्राइमोजेनिचर का मतलब क्या होता है? प्राइमोजेनिचर का मतलब होता है एल्डेस्ट सन, जो सबसे बड़ा बेटा है, एल्डेस्ट सन राइट टू द थ्रोन। जो सबसे बड़ा बेटा होगा उसको ही राजा बनाया जाएगा। दिस सिस्टम इज कॉल्ड प्राइमोजेनिचर। तो इसी टाइम पे लेटर वैदिक टाइम्स में ही, और ये आगे आपको थ्रू आउट
एंशियंट पीरियड, मेडिवल पीरियड आपको ये दिखाई देगा कि जो सबसे बड़ा बेटा था उसी को राजा बनाया जाता था, है ना, ये था ना सिस्टम। अगर राजा के कई बच्चे हैं तो सबसे बड़े वाले को जो है गद्दी दी जाएगी। तो ये प्राइमोजेनिचर जो कल्चर है वो भी लेटर वैदिक टाइम्स में शुरू हुआ। क्लियर? यहां पे एक और सिस्टम की शुरुआत होती है लेटर वैदिक टाइम्स में, एंड दैट सिस्टम was there was appearance of institution of गोत्र। गोत्र क्या है आपका? गोत्र क्या होता है, कैसे डिफाइन किया गया? इनके लिए गोत्र का मतलब था the descendants from a common ancestors, descendant from a common ancestor। ठीक है जी। तो हर एक इंसान का गोत्र क्या है, वो गोत्र वाला सिस्टम इन्होंने डिफाइन किया। और अगर आप के कॉमन एंसेस्टर्स हैं, आप सेम एंसेस्टर्स अगर आपके हैं, तो यू कैन नॉट मैरी। देखो ये आज भी सिस्टम मौजूद है, आज भी जो आपका गोत्र है, आपका आपका जैसे अभी तो सबके अलग अलग मायने हो गए। आज कुछ लोगों का जो सरनेम है वो इनका गोत्र भी है। जैसे मेरा मेरा नाम आशीष मलिक है, तो मलिक मेरा गोत्र है ना। गोत्र को गोत्र भी कह देते हैं नॉर्थ नॉर्थ साइड में, हमारे हरियाणा में। तो गोत्र इज द गोत्र, दैट इज द सरनेम। हालांकि ब्राह्मण्स में आज भी गोत्र एक, जैसे किसी का सरनेम शर्मा है, तो शर्मा इज नॉट अ गोत्र, उसके अंदर गोत्र अलग होता है। इसको कौन से वाले ब्राह्मण्स हैं, तो अलग अलग गोत्र होते हैं, अलग अलग डिविजन्स है इस चीज की। पर ये गोत्र का मतलब क्या है, ये आपको बताता है कि भाई आपके एंसेस्टर्स कॉमन है। ठीक है, मतलब कि मेरी शादी मेरे सेम गोत्र में नहीं हो सकती है। आज भी हम लोग ये सेम चीज फॉलो करते हैं ना, करते हैं कि नहीं करते हैं? भाई मेरी शादी किसी मलिक से नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये समझा जाएगा भाई मलिक, जितनी भी मलिक हैं वो मेरी सिस्टर है। क्योंकि हमारे ये पूरा जो हमारा गोत्र है, जितने भी दुनिया में मलिक हैं, ये कहीं एक कॉमन एंसेस्टर्स की औलाद है। तो जितने भी दुनिया भर में मलिक हैं, इन सबके एक कॉमन एंसेस्टर रहे होंगे। इसी तरह से हर एक गोत्र का एक कॉमन एंसेस्टर रहा होगा, राइट? तो इस टाइम पे, लेटर वैदिक टाइम में, ये गोत्र वाला कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ कि ये पता किया गया भाई किस किस के कौन कौन से कॉमन एंसेस्टर्स हैं। और ध्यान से, अगर आपके कॉमन एंसेस्टर्स हैं, यू कैनॉट मैरी द पीपल फ्रॉम द सेम गोत्र। प्लीज अंडरस्टैंड, इसके बेसिस पे, गोत्र के बेसिस पे, नो मैरिज बिटवीन द पीपल ऑफ द सेम गोत्र, वो अलाउड नहीं था। तो इस चीज को कहा जाता है गोत्र एक्सोगैमी। दिस इज कॉल्ड गोत्र एक्सोगैमी, वेयर यू आर नॉट अलाउड टू मैरी द पीपल ऑफ द सेम गोत्र। अब देखो, इसकी एक साइंटिफिक रीजन मैं आपको बताता हूं। ठीक है, अभी आपने, आई डोंट नो अबाउट हाउ इट वर्क्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, बट जैसे हमारे यहाँ पे, मैं अपने नॉर्थ की बात कर रहा हूँ, तो जब भी शादी होती है ना, तो मेरा सरनेम मलिक, ठीक है, मेरी मदर बिफोर मैरिज जो सरनेम था, तो मेरी मदर का जो सरनेम है उसके अंदर भी वी डू नॉट अलाउ द मैरिज। तो लड़की ऐसी होनी चाहिए जिसका गोत्र मलिक ना हो, मेरे वाला गोत्र ना हो, जिसका गोत्र मेरी मदर वाला गोत्र ना हो। उनका राठी है फॉर एग्जाम्पल, तो राठी नहीं होनी चाहिए, मलिक नहीं हो सकती, राठी नहीं हो सकती। कभी कभी तो दादी तक का भी काउंट करते थे, है ना। जो दादी है मेरी, उनका भी गोत्र क्या है शादी से पहले। तो ये 3 गोत्र छोड़ने पड़ते हैं। तो आज भी दिस गोत्र एक्सोगेमी एग्जिस्ट।
इन आवर सोसाइटी। अच्छा, इसका साइंटिफिक रीजन है। साइंटिफिक रीजन क्या है? लेट मी एक्सप्लेन। देखो, यहां पे बात है जेनेटिक्स की। आपने नोटिस किया होगा, चलो मैं एक बार आपसे पूछ भी लेता हूं साथ साथ। ऐसा होता है ना कि अगर आप अपने ही फैमिली में, क्योंकि एक वो फैमिली है, अगर आपके कॉमन एंसेस्टर्स हैं, अगर आप अपने ही फैमिली में शादी करते हो, तो उस केस में जो बच्चा पैदा होगा ना, उसके डिफेक्टिव होने के, कुछ ना कुछ बच्चे में डिफेक्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्योंकि जब दो इंसान का आगे बच्चा होगा तो उनके जो जेनेटिक मेकअप है, जो इनके जीन्स है, उनका क्रॉस ओवर होता है। और जितने डिफरेंट डिफरेंट जीन्स होंगे, उतने ज्यादा हेल्दी परमुटेशन कॉम्बिनेशन होने वाले हैं। उसमें उतने ही ज्यादा परमुटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं, उतने जेनेटिक मेकअप बेटर बनता है। अगर आप अपने सेम फैमिली मेंबर से शादी करते हो, तो आप लोगों का, क्योंकि जेनेटिक मेकअप सेम है, आपके जीन सेम है, तो उस केस में कुछ ना कुछ जेनेटिक डिफॉल्ट आने की, जेनेटिक मैनिपुलेशन होने की जो है वो रीजन बनता है। एंड इट्स अ साइंटिफिक लॉजिक। तो ये लोग जो हैं, इन लोगों ने उस टाइम पे ये गोत्र का सिस्टम समझा, गोत्र का सिस्टम बनाया, और इंस्टीट्यूशन ऑफ गोत्र करके सेम गोत्र में शादी अलाउ अवॉइड करी, मना कर दी गई। इनफैक्ट अगर आप यहां इंडिया की इस चीज को कंपेयर करोगे उस टाइम की, बाहर बाहर कई ऐसी भी आपको सिविलाइजेशंस मिलेंगी, कुछ ऐसी भी किंगडम मिलेंगी जहां पे अक्सर लोग अपने ही भाई बहन से शादी करते थे। अगर आप देखिएगा, आपको बहुत सारी ऐसी सिविलाइजेशन मिलेंगी जहां पे मोस्टली लोग जो है अपने ही भाई बहन के साथ शादी करते थे। ठीक है ना? Yes, yes, that's true, Nancy. That is true. That is true. That is true. But scientifically, that is wrong. Scientifically, that is wrong. अच्छा, उसमें भी ना, अच्छा उसमें भी जो आपका एक पॉइंट है कि मुस्लिम्स मैरी विद इन देयर ओन फैमिली मेंबर्स। नाउ देयर आर टू थिंग्स। ऐसा नहीं है दैट इट इज ऑलवेज लाइक दिस। ऐसा नहीं है कि हर बार मुस्लिम जो है सिर्फ परिवार में शादी करेंगे। मैंने एक मेरे एक फ्रेंड है कोई, वेरी लर्निड मुस्लिम ही इज, तो उससे मैंने ये कॉन्सेप्ट समझा था। तो उसने बोला, यार ऐसा नहीं है कि हमें हमारे परिवार में ही शादी करनी है। ये अलाउ किया गया था कि अगर इन केस कहीं और शादी नहीं हो रही है तो आप अपने परिवार में शादी कर लीजिए। ये एक एक्सेप्शन है, लोगों ने अभी इसको मेन फ्रंट बना दिया है। ये एक्सेप्शन है। कई बार क्या है, किसी भी कारण से अगर शादी नहीं हो रही है तो ठीक है, फिर आप अपने फैमिली मेंबर में कहीं ना कहीं शादी करके, ताकि एटलीस्ट बच्चे की शादी हो। तो वो एक फ्लेक्सिबिलिटी डाली गई है, नॉट कि मेन क्लॉज है। जैसे फॉर एग्जांपल, जो ये 4 शादी वाला कॉन्सेप्ट है कि भाई मुस्लिम्स 4 शादी कर सकते, पॉलीगैमी का सिस्टम है। ऐसा तो नहीं है कि हर मुस्लिम 4 शादी ही करेगा। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि हर मुस्लिम की 4 ही बीवी होंगी ना। तो वो भी एक उस टाइम के क्लॉज का एक रीजन था। जिस टाइम पे ये अलाउ किया गया था कि आप एक से ज्यादा शादी कर सकते हैं, उसके पीछे एक कारण था। जिस टाइम पे ये सिस्टम बनाया गया, उस टाइम पे देयर वर मेनी मेनी बैटल्स व्हिच वर फॉट। बहुत ज्यादा लड़ाइयां होती थी, क्योंकि यू नो इन्वेडर्स थे, जाते लड़ाइयां होती, और इन वजह से तो बहुत सारे मेल, अब लड़ाई कौन लड़ेगा, बैटल्स कौन लड़ेगा? उस टाइम पे जो आदमी लोग थे वो बैटल लड़ते थे। तो ऐसा एक टाइम हो गया कि आदमी कम थे समाज में और महिलाएं ज्यादा थी। समझ रहे हो? रेशो बिगड़ गया। तो बहुत सारे जो मेल पॉपुलेशन है वो कम हो गया। तो उस टाइम पे ये सिस्टम बनाया गया, चलो एक आदमी 2 बीवी रख सकता है, 3 रख सकता है, 4 रख सकता है। लेकिन उसमें प्रॉपर कंडीशंस बनाई गई। और इसलिए भी जरूरी था कि ऐसी वो उन लोगों की सोच ये थी कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई ऐसी महिलाएं समाज में रह जाएं जिनकी शादी नहीं हो। क्योंकि अगर अगर वो बिन ब्याही है, शादीशुदा नहीं है, तो और 10 तरह की समस्या आ सकती हैं, और 10 तरह की प्रॉब्लम उसको आ सकती हैं। तो कुछ ना कुछ करके सिस्टम सोच के वो बनाया गया था। अब उस चीज को हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं, उस चीज को फोर फ्रंट पे लेके आते हैं, दैट डिपेंड्स। और इसमें फिर बहुत सारी और चीजें जुड़ जाती है। आई होप यू गॉट द पॉइंट, नैन्सी जी। ठीक है? तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है कि इंस्टीट्यूशन ऑफ गोत्र जो है आपको लेटर वैदिक टाइम्स में देखने को मिला। ठीक।
अब इसमें एक पॉइंट और जोड़ लीजिए, सोशल ऑर्गेनाइजेशन की हम लोग बात कर ही रहे हैं, तो इसमें एक चीज आप और जोड़िएगा। क्या जोड़ना है सर? इसमें आपको ये जोड़ना है, लास्ट पॉइंट लिखना है कि ड्यूरिंग द लेटर वैदिक टाइम्स, ड्यूरिंग द लेटर वैदिक एज, the concept of 4 stages of life, the concept of 4 stages of life also evolved. 4 stages of life, इनको कहा गया the 4 आश्रम्स, they were called the 4 आश्रम्स। और ये 4 आश्रम क्या थे कि हर इंसान की जिंदगी 4 हिस्सों में बांटी जाए, हर इंसान अपनी जिंदगी 4 स्टेजेस में जिए। पहले ब्रह्मचर्य, पहला एज ब्रह्मचारी, उसके बाद तो ब्रह्मचर्य आपका पहला स्टेज हो गया। दूसरा आपका गृहस्थ, दूसरा गृहस्थ जीवन, शादीशुदा। ब्रह्मचर्य स्टूडेंट का फेज है, फिर शादीशुदा वाला फेज आएगा। फिर आपका वानप्रस्थ, जब आप अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर के और थोड़ा स्पिरिचुअलिज्म में लग जाओगे, आप घर छोड़ के कहीं मेडिटेशन वगैरह पे टाइम बिताओगे। और आखिरी में सन्यास, आखिरी में सन्यास। तो ये आज भी चलता है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ डिफाइन की गई ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। तो याद रखना है, वैदिक पीरियड में मैं ऐसे याद रखता था, इस टाइम पे 4 वर्ण 4 आश्रम, ऐसे करके याद रखना, ठीक है ना, दोनों चीज 4 4 है। तो लेटर वैदिक फेज में हमें याद रखने हैं 4 वर्ण और 4 आश्रम, राइट, ऐसे याद रहेगा। 4 वर्ण हो गए, 4 आश्रम हो गए। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये लोग ने बहुत कुछ, सोसाइटी में काफी ड्रास्टिक चेंजेस, कई नए कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिले, isn't it? तो बहुत कुछ नया यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। नाउ व्हाट अबाउट द गॉड रिचुअल्स एंड फिलोसफी? सोशल ऑर्गेनाइजेशन तो आपने समझ लिया। अब यहाँ पे ये लोग जो हैं, गॉड, रिचुअल और फिलोसफी के बारे में, क्या ये आखिरी टॉपिक है, गॉड रिचुअल्स एंड फिलोसफी, इसके बारे में बात करते हैं। यहां तक समझ में आ गया? सब बच्चों ने नोट किया? एवरीबॉडी विद मी? या प्रशांत, नैन्सी जी, क्लैरिटी आ गई? यस, ओके, ग्रेट। Just give me a minute, please. तो एक बार इसको फटाफट से यहां से भी रिकैप कर लें, जो अभी आपने सोशल ऑर्गेनाइजेशन समझी है। सो लेट्स ऑल्सो रिकैप इट। ठीक है जी, चलिए। तो फ्रॉम द एनसीईआरटी इटसेल्फ, लेट्स डू इट।
So, talking about the social organization, we have just made some notes on that. So, later Vedic society divided into four ones. I told you the four ones, right? A growing cult of sacrifices enormously added to the power of the Brahmins. Like I told you, क्योंकि जिस तरह से हर sacrifice में इनकी जरूरत, इनका importance, हर time पे राजा को सलाह देना, तो obviously it added to the rise of the power of Brahmins. In the beginning, the Brahmins were only one of the 16 classes of the priest, but they gradually overshadowed other priestly groups. और priest में भी जो particularly Brahmins थे ना, they emerged as the most important class. Total 16 पृष्ठ थे, 16 टाइप और 16 ग्रुप ऑफ पृष्ठ थे. उन 16 में से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बन के निकले वो ब्राह्मण्स बन के निकले, क्योंकि ब्राह्मण्स ने बहुत सारे रिचुअल्स कंडक्ट किए, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए अपने क्लाइंट्स के लिए एंड अपने खुद के लिए भी, एंड ऑल्सो ऑफिशिएटेड एट द फेस्टिवल्स एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चरल ऑपरेशन. हर छोटे बड़े फंक्शन के लिए, हर छोटे बड़े सैक्रिफाइस के लिए ब्राह्मण्स को बुलाने जाने लगा. They prayed for the success of their patron in the war. In return, the king pledged not to do any harm to them. ये राजा के लिए प्रे करते थे, राजा की जीत के लिए प्रे करने लगे, और राजा बदले में इनको कहता भाई तुमको मैं कुछ भी कभी हार्म नहीं करूंगा. तो इनको एक रॉयल पैट्रोनेज मिल गया, इनको एक राजा की तरफ से एक अश्योरेंस मिलता चला गया. कई बार ब्राह्मण्स केम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद द राजन्स आल्सो. ऐसा भी हुआ है कि ब्राह्मण्स का राज्य जो है इनके साथ झगड़ा हुआ, who represented the order of the warrior nobles for positions of the supremacy. तो बेसिकली आप देखिएगा यहाँ पे इसका मतलब ये राजन्यास का मतलब राजा नहीं है, क्षत्रियास. राजन्यास का मतलब हो गया क्षत्रियास. तो इनका क्षत्रियों के साथ में झगड़ा होता था कि क्षत्रिय कहते थे हम सुप्रीम है, ब्राह्मण कहते थे हम सुप्रीम है. तो ये कॉन्फ्लिक्ट इनका रहा. एंड व्हेन द टू अपर ऑर्डर्स हैड टू डील विद द लोअर ऑर्डर्स, देन दे मेड अप देयर डिफरेंसेस. वैसे तो क्षत्रिय और ब्राह्मण झगड़ते थे कि मैं सुप्रीम, पर जब इनको डील करना था नीचे थर्ड और फोर्थ वर्ण के साथ में, तब ये एक हो जाते थे कि हम अपर क्लास है तुम लोअर क्लास हो. ठीक है. फ्रॉम द एंड ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड इट बिगैन टू बी एम्फेसाइज्ड दैट द टू शुड कोऑपरेट टू रूल ओवर रेस्ट ऑफ सोसाइटी. और इनमें ये भी अंडरस्टैंडिंग आ गई, लेटर वैदिक के एंड होते होते ये समझ इनको आ गई कि भैया हम दोनों को साथ में मिलके चलना है, क्षत्रिय ब्राह्मण को साथ होना पड़ेगा अगर इनको मिलके सारे समाज पे रूल करना है. तो ये अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हुई. जो कॉमन थे द वैश्यास, दे कॉन्स्टिट्यूटेड द कॉमन पीपल एंड दे वर असाइन्ड द प्रोड्यूसिंग फंक्शंस लाइक एग्रीकल्चर, कैटल ब्रीडिंग. ये काम कौन करते थे? थर्ड ऑर्डर जो थे. सम ऑफ देम आल्सो वर्कड एज आर्टिसंस. Toward the end of the Vedic period, they began to engage in trade also. तो यही जो आर्टिसंस थे ये ट्रेडमैन भी थे, क्राफ्टमैन भी थे. तो एग्रीकल्चर करने वाले, पशुपालन करने वाले, आर्टिस्ट लोग, मर्चेंट लोग, ट्रेड, ये सब की एक कॉमन कैटेगरी थी. दैट वाज द वैश्य. They appear to be only tribute prayers in the later Vedic time. The Kshatriyas are represented as living on the tributes collected from the Vash. तो ये ट्रिब्यूट्स यही लोग देते थे सबसे ज्यादा, क्योंकि यही मर्चेंट लोग थे ना. ये बेचारे काम भी सबसे ज्यादा करते थे और सबसे ज्यादा ट्रिब्यूट भी देते थे. तो आप देखोगे कि जो क्षत्रिय हैं ये तो इन्हीं के ट्रिब्यूट्स पे जिंदा थे, इन्हीं के ट्रिब्यूट्स पे चलते थे. प्रोसेस ऑफ सब्जुगेशन द मासेस of the tribesmen of the position tribute prayers was long and protracted. We have several rituals prescribed for making refractory people submissive to the prince. All the three higher वर्ण्स shared one common feature. और जो हमने कहा भी, जो टोटल जो टॉप 3 वर्ण्स थे उनको क्या अलाउड था? उनको अलाउड था उपन्यान. उपन्यान जिसको हमने कहा द इन्वेस्टिचर विद द सेक्रेड थ्रेड.
according to the Vedic mantras. तो ये सिर्फ 3 वर्ण कर सकते थे. चौथा वर्ण शूद्रास, deprived, they were not allowed of the sacred thread ceremony, and with this began that please look at this line, with this began the imposition of disabilities on the shudras. ये सबसे पहला डिस्क्रिमिनेशन था शूद्र के लिए. It was the first discrimination for the shudras, where they were not allowed to do this sacred thread ceremony. ठीक है, ये हमने ऑलरेडी आपको बता दिया. द प्रिंस हु रिप्रेजेंटेड द राजन्य, तो जो राजा थे, प्रिंस थे और राजन्य थे, they tried to assert his power over all the 3 other varnas according to the, अब आपको ये मैंने बताया था, we have the Atreya Brahman. According to this book, this was a book called Atreya Brahman. Relation of the prince with Brahman is described as seeker of livelihood and acceptor of gifts, but removable at will. The West is called tribute paying, meant for being beaten and to be oppressed at will. ये सब ये इस किताब में बेसिकली हर एक रोल, हर एक फंक्शन बताया हुआ है कि जो प्रिंस होगा, जो राजा होगा, उसका ब्राह्मण का क्या रिश्ता होगा. राजा जो है वो सीकर ऑफ लाइवलीहुड है और एक्सेप्टर ऑफ गिफ्ट है. ठीक है, कौन एक्सेप्ट करेगा, इसको जरा समझिएगा कि राजा जो है वो ब्राह्मण को गिफ्ट देगा, उसको बाकी चीजें देगा, लेकिन जब चाहेगा ब्राह्मण को हटा भी सकता है. और जहां तक बात कॉमन थर्ड वर्ण की बात है, वैश्य वर्ण की बात है, इसमें लिखा हुआ है कि इनका काम है ट्रिब्यूट देना. ये राजा को ट्रिब्यूट देंगे, राजा को चीजें देंगे, राजा को सामान देंगे ला ला के, एंड दे आर फॉर बीइंग बीटन. इनको जब चाहे पिटाई हो सकती है इनको जब मर्जी राजा अपने मर्जी पे दबा देगा, ऑप्रेस कर देगा. और वर्स्ट पोजीशन वाज रिजर्व्ड फॉर द शूद्र. ही इज कॉल्ड द सर्वेंट ऑफ अनदर, टू बी मेड टू वर्क एट बाय विल बाय अनदर थी एंड टू बी बीटन एट विल. सोचिए, ये चीजें लिखी हुई किताबों में, आप डिस्क्रिमिनेशन का लेवल देख लीजिएगा. ठीक है, but generally the later Vedic text draw a line of demarcation between the 3 higher varnas on one side and shudras completely discarded as the 4th varna. And there were several public rituals connected with the coronation of the king in which shudras participated, presumably as member of original tribe. Certain sections of artisans like rathkar, chariot maker enjoyed higher status, entitled to the sacred ceremony, etc. Therefore, even later Vedic times, वर्ण डिस्ट्रिक्शन had not advanced very far. लेकिन हाँ, काफी कुछ फार हो चुका था. कुछ जगह एक्सेप्शंस आपको देखने को मिलती हैं. और हमने क्या सीखा इस सोशल उसमें? So we have learned that in the family we notice increasing power of the father. It was a core patriarch society, है ना? तो increasing power, father की power बहुत बढ़ती गई. Who could even disinherit his son. अगर बाप चाहे तो अपने बेटे को घर से निकाल भी सकता है. Princely families में right of primogeniture was getting stronger. I told you, primogeniture, male ancestors came to be worshipped. Women were generally given a lower position, right? तो यहां से बिल्कुल social discrimination, gender discrimination, ये सब होता गया महिलाओं के साथ. हालांकि although some women theologians took part in philosophic discussions, some queens participated in the coronation rituals, but ordinary women were thought to be inferior and very subordinate to the men. तो कुछ एक्सेप्शन यही है. अगर कुछ विमेन फिलोसफर्स थी और कुछ रानियां ऐसी पावरफुल हुई हैं जो जिनका फिर भी सोशल स्टेटस अच्छा था, पॉलिटिकल स्टेटस अच्छा था, बट एक आम औरत, एक ऑर्डिनरी औरत को इंफीरियर बना दिया गया और आदमी के सबऑर्डिनेट बना दिया गया. जो वो कॉन्सेप्ट है कि भाई मैं तो औरत जो है आदमी के पांव की जूती है टाइप्स, वो वाले कॉन्सेप्ट यहां आने लगे. इंस्टीट्यूशन ऑफ गोत्र के बारे में बात किया. दैट अपीयर्ड इन दिस. लिटरली इट मींस द काउ पेन और द प्लेस वेयर द कैटल बिलोंगिंग टू द होल क्लैन आर केप्ट, बट इन कोर्स ऑफ टाइम इट सिग्निफाइड द डिसेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर. People began to practice gotra exogamy. No marriage could take place between the person belonging to the same gotra having the same ancestor. Ashrams, the 4 stages of life, they were not well established in Vedic times, but post Vedic we hear the 4 ashrams. अब यहाँ पे later Vedic में आते आते 4 ashrams बन गए. You have the brahmacharya, the student, grihastha, the householder,
वानप्रस्थ which is a partial retirement, and sannyas which is a complete retirement from the world. But only the three are mentioned in later Vedic. The last or the fourth stage had not been well established in later Vedic time. तो पहले तीन होते थे, संन्यास जो है वो उस टाइम वैदिक टाइम्स, लेटर वैदिक टाइम्स में भी उतना वेल एस्टैब्लिश नहीं था. तो चार आश्रम्स में भी जो पहले तीन आश्रम थे वो वेल एस्टैब्लिश थे, लोग उसको फॉलो करते थे. कंप्लीट रिटायरमेंट संन्यास लोग उतना फॉलो नहीं करते थे, पार्शियल रिटायरमेंट तक लोग करते थे. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. अगर यहां तक समझ में आया तो एक बार कॉन्फिडेंट, फुल कॉन्फिडेंट वाला यस बोलो. यस एवरीबॉडी, आर वी क्लियर सो फार? यस. नैन्सी एंड प्रशांत, आज तो दो ही बच्चे आए यार, बाकी बच्चे आ ही नहीं रहे, क्या करिए. ठीक है, चलो अब आखिरी टॉपिक है गॉड रिचुअल्स एंड वर्शिप. आइए जरा ये लास्ट टॉपिक को भी क्लियर करते हैं. अच्छा मुझे एक बात बताओ, अभी तक जितनी भी आपने हिस्ट्री पढ़ी है, जितने भी 13-14 लेक्चर्स आपके हुए, बिल्कुल क्लियर है? कोई बहुत डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा? क्योंकि हम इसी तरीके से आपको मेडिवल, आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न सब कुछ पढ़ाएंगे. तो ये तरीका ठीक समझ में आ रहा है? और मेरे ख्याल से अब तो काफी कुछ, क्योंकि क्लास में दो दो बार रिवीजन हो जाता है, एक बार ब्लैक बोर्ड स्टाइल में और एक बार एनसीईआरटी बुक से रिवीजन हो जाता है. तो आई रियली होप सो कि आप लोगों की अब तो क्लैरिटी बहुत अच्छी होगी, है ना? तो क्लैरिटी आगे आ जाती होगी ना, रिवाइज. हाँ, तो बिल्कुल साथ साथ ऐसा रिवीजन भी साथ साथ आपका हो जाता है ना. ठीक है, लिखिए जरा लास्ट टॉपिक. लास्ट टॉपिक लिखिए, द गॉड रिचुअल्स एंड फिलॉसफी. God's rituals and philosophy of the later Vedic phase. ऋग वैदिक टाइम्स में आपने दो आउटस्टैंडिंग गॉड्स देखे थे, राइट? देयर वर टू आउटस्टैंडिंग, मोस्ट पावरफुल गॉड्स ऑफ ऋग वैदिक टाइम्स. कौन कौन से थे, कोई बताएगा? ऋग वैदिक टाइम्स के दो सबसे पावरफुल गॉड कौन से थे? इंद्र एंड अग्नि, यही थे ना? बट नाउ these two gods of rig vedic times, they lost their importance. तो जो ऋग वेद में इंपॉर्टेंट गॉड्स थे वो लेटर वैदिक तक इंपॉर्टेंट गॉड्स नहीं रहे. दे लॉस्ट देयर इंपॉर्टेंस. तो ये इंद्र और अग्नि को अब ज्यादा लोग नहीं पूछते थे. अब इनके लिए, लेटर वैदिक पीपल के लिए, नाउ फॉर लेटर वैदिक पीपल, इनके लिए सुप्रीम गॉड कौन था? इनके जो सुप्रीम गॉड थे उनको नाम दिया गया पशुपति. सॉरी, पशुपति नहीं, सॉरी, प्रजापति. आई एम सॉरी, नॉट पशुपति, प्रजापति. पशुपति तो वो सील का नाम था. तो प्रजापति जो है, नाउ प्रजापति बिकेम द सुप्रीम गॉड ऑफ द पीपल. ठीक है जी. इसके अलावा इनके गॉड का नाम प्रजापति, इसके अलावा कुछ और इन्होंने गॉड भी डिवाइस किए, कुछ नए गॉड्स के नेम अपीयर हुए इस टाइम पे. जैसे अदर गॉड्स में रुद्र इनके भगवान थे जो काफी प्रोमिनेंट गॉड बने. ही वॉज द गॉड ऑफ एनिमल्स. ही वॉज द एनिमल गॉड ऑफ द एनिमल्स. ही वॉज ऑल्सो वेरी प्रोमिनेंट गॉड. ठीक है ना? इसके अलावा विष्णु,
तो यहाँ विष्णु की पूजा शुरू होती है। विष्णु को पूजा गया एज प्रोटेक्टर, पालनहार। आज भी वही कॉन्सेप्ट है, विष्णु पालनहार है, ब्रह्मा पैदा करने वाला, विष्णु पालने वाला, और शिव जो है वो खत्म करने वाला। ठीक है जी। अच्छा, इनके यहाँ पे एक और चीज, सुप्रीम गॉड प्रजापति, रुद्र और विष्णु, ये तीन गॉड यहाँ पे इनके लिए इंपॉर्टेंट बने। इन्होंने अपने गॉड वर्शिप में एक और नई चीज जोड़ दी, लेटर वैदिक पीपल ने एक और चीज जोड़ दी, एंड दैट वाज द वी एक्चुअली सॉ द साइंस ऑफ द आइडल वर्शिप। इन लोगों ने आइडल वर्शिप या आइडोलेटरी वर्शिप जो है वो ये लोग ने कहीं ना कहीं चालू कर दी। अब ये आइडोलेटरी वर्शिप का मतलब क्या होता है? लोग मूर्ति की पूजा करने लगे। इससे पहले तक आपने देखा था कि लोग ऐसे कोई मूर्ति की पूजा नहीं करते थे, दे यूज्ड टू प्रे डायरेक्टली, है ना। तो यहां लेटर वैदिक लोगों ने आइडोलेटरी वर्शिप चालू किया, जहां पे ऑब्जेक्ट्स वेयर द ऑब्जेक्ट्स वर मेड टू बी वर्शिप। तो ये लोग बनाते, मूर्तियां बनाते, और उस मूर्ति वगैरह बना करके उसकी पूजा करना ये लोग ने चालू किया। दिस इज अगेन अ यूनिक साइन, यूनिक थिंग विच वाज हैपनिंग इन द लेटर वैदिक एज, जो आज तक भी चल रहा है। वो तब शुरू हुआ था, आज भी हम मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं ना। यहां पे इंटरेस्टिंगली शूद्र लोग ने, शूद्रास जो थे, उन्होंने भी अपना एक गॉड बनाया। यस, देयर वाज आल्सो गॉड ऑफ शूद्रास। और शूद्र जो फोर्थ वन थे, शूद्रास थे, उनके गॉड का नाम था नेम्ड पुशान। तो पुशान नाम का एक भगवान ये लोग ने बनाया, जिसको कैटल गॉड का नाम दिया गया। तो उन्होंने बोला भाई, क्योंकि शूद्रा को बाकी गॉड तो पूजने की अनुमति थी नहीं, अब ये लोग बाकी भगवानों की पूजा नहीं कर सकते थे, जो अपर वर्ण के भगवान थे उनकी पूजा ये लोग नहीं करते, तो इन्होंने अपना खुद का भगवान बना लिया पुशान के नाम से। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे दो टर्म्स और हैं, इंटरेस्टिंगली दो टर्म्स आपको, क्योंकि रिचुअल्स का बहुत ज्यादा चलन था, हर छोटी बड़ी चीज के लिए रिचुअल करना, सेक्रीफाइस करना। तो इसमें दो वर्ड आए कि जो भी सेक्रीफाइस करने वाला है, जो भी सेक्रीफायर था, जो भी सेक्रीफायर होगा, उस सेक्रीफायर का एक नाम था। ड्यूरिंग द रिचुअल द सेक्रीफायर वॉज नोन एज यजमान। अभी भी आप किसी पंडित को घर पे बुलाओ, किसी पुजारी को घर पे बुलाओ, वो आपको यजमान कह के बुलाता है। अगर आज भी आपके घर पे हवन करने के लिए, कोई कुछ करने के लिए कोई पंडित आया है, ब्राह्मण आया है, वो आपको कहेगा यजमान ये लाइए। यजमान, यजमान बेसिकली वो इंसान जिसके लिए वो पूजा पाठ किया जा रहा है, जो अल्टीमेटली जो सेक्रीफायर है, वो यजमान है। ठीक है ना। और जो गेस्ट है, इस पूरे रिचुअल के लिए जो गेस्ट होगा, जो आया होगा, मेहमान आपने बुलाया होगा, गेस्ट के लिए टर्म यूज की गई थी गोघना। गेस्ट वॉज कॉल्ड गोघना। ठीक है। और मैं आपको क्यों बता रहा हूं ये टर्म्स, ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि यजमान और गोगना कौन थे। तो यजमान वाज द सेक्रीफायर ड्यूरिंग द रिचुअल, और द गेस्ट ड्यूरिंग द रिचुअल कॉल्ड द गोगना। ये प्लीज नोट कर लेना एज अ स्टार मार्क फॉर द एमसीक्यू पर्पस। अब पहले आपने देखा कि भाई ये लोग का एज ए गिफ्ट, सबसे इंपॉर्टेंट गिफ्ट पहले क्या होते थे, आपने वैदिक एज में पढ़ा था। तो उस टाइम पे स्लेव्स, विमेन एंड काउ, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गिफ्ट्स थे। अब लेटर वैदिक में क्या हो रहा था वो भी जरा देख लीजिए। सो ड्यूरिंग द लेटर वैदिक टाइम वी सॉ दैट इन एडिशन टू काउस, तो गाय तो आज भी इंपॉर्टेंट है, इन एडिशन टू द काउस gold, cloth,
and horses were also given as sacrificial gifts. तो अब कुछ नए गिफ्ट्स भी यहाँ पे शुरुआत हो गई। गाय के अलावा घोड़ा, सोना और कपड़ा, ये भी एज अ सैक्रिफाइशियल गिफ्ट दिया जाने लगा। ये किसको दिया जाता था? मोस्टली जो आपके यहाँ पे ब्राह्मण आते थे, जो प्रेस्ट होता था, जो ब्राह्मण होता था, उनको ये सारे गिफ्ट दिए जाते थे। तो इससे इनका और इंपॉर्टेंस बढ़ता चला गया। विद अ स्टार मार्क प्लीज, इसी के साथ यहां पे लिखिएगा दैट ग्रांट ऑफ लैंड, द ग्रांट ऑफ लैंड एज ए गिफ्ट स्टिल नॉट वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड। लेटर वैदिक में भी लैंड एज अ गिफ्ट अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ था, ये और थोड़ा आगे जाके स्टार्ट होगा। वैदिक एज में तो बिल्कुल ही नहीं था। लेटर वैदिक में थोड़ा बहुत कहीं कहीं पे इंस्टेंस है, लेकिन अभी भी ये लोग गिफ्ट में ज्यादा लैंड ग्रांट नहीं करते थे। राजा जो है प्रेस्ट को, ब्राह्मण को जमीन नहीं देता था। जमीन का कॉन्सेप्ट अभी नहीं स्टार्ट हुआ था। ठीक है जी। नोट कर लीजिएगा प्लीज। अब जिस तरह से प्रेस्ट सुप्रीम बनते जा रहे थे, जिस तरह से इनका बहुत ज्यादा सोशल स्टेटस ऊपर जा रहा था, इसका रिएक्शन हमको देखने को मिला। प्लीज नोट कीजिएगा इस पॉइंट को, दैट बाय द एंड ऑफ वैदिक पीरियड, by the end of the Vedic period, we saw a strong reaction. We saw a strong reaction against the priestly domination. और स्पेशली ये किसने रिएक्ट किया, किसने रिएक्शन दिया? क्षत्रियाज ने, कि भाई ये हर चीज में ब्राह्मण्स और प्रेस्ट जो है वो इतना डोमिनेट कर रहे हैं, तो इसके खिलाफ ऑब्वियसली आना था कि इतने रिचुअल्स और ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ऑब्वियसली ये रिएक्शन आना था और रिएक्शन आपको देखने को भी मिलेगा। जिस तरह से हर रिचुअल, सैक्रिफाइस, हर प्रेयर, हर चीज में प्रेस्ट वगैरह इन्वॉल्व थे, ये रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। लास्ट पॉइंट एक और नोट कर लीजिए, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो पहले यहां इतना नोट करो, फिर मैं इसको हटा देता हूं। यहां तक नोट कर लीजिए। ठीक है। एक और चीज हुई लेटर वैदिक टाइम्स में, समवेयर अराउंड 600 बीसी, करीब करीब 600 बीसी के आसपास, उपनिषद्स, 600 बीसी के आसपास जो उपनिषद्स थे, दे वर कंपाइल्ड। उपनिषद्स 600 बीसी के आसपास कंपाइल किए गए। आपने पढ़ा था शुरू में, हर वेद के 4 पार्ट है ना, उसमें स्मृति हो गई, फिर आपका ब्राह्मणास हो गया, उपनिषद हो गया, है ना। तो उपनिषद जो है अपने आप, अरंक्यास हो गया। उपनिषद्स क्या थे? उपनिषद्स वर बेसिकली फिलोसॉफिकल टेक्स्ट, दे वर फिलोसॉफिकल टेक्स्ट। उपनिषद्स फिलोसॉफिकल टेक्स्ट थे। उपनिषद्स में दे क्रिटिसाइज्ड, they actually criticized the rituals। जो वहां पे इतने रिचुअल्स थे उनको क्रिटिसाइज भी किया उपनिषद्स ने, बीइंग फिलोसॉफिकल टेक्स्ट के हर छोटी बड़ी बात के लिए इतने रिचुअल्स क्यों। एंड एक्चुअली उपनिषद्स दे laid stress on value of higher belief, they laid the stress on value of right belief and
राइट नॉलेज। इन्होंने लोगों को बोला भाई तुम ये रिचुअल वगैरह के चक्करों में क्यों पड़े हो, रिचुअल जरूरी नहीं है। इन्होंने लोगों को समझाया, उपनिषद ने कहा कि जरूरी है जिंदगी में कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, तुमको राइट बिलीफ और तुमको राइट नॉलेज होनी चाहिए, तो इस पे फोकस करो रादर के रिचुअल्स पे फोकस करने के। तो ये जो हर छोटी बड़ी बात के लिए सेक्रीफाइस करना, रिचुअल करना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। राइट बिलीफ, राइट नॉलेज होना जरूरी। तो ये उपनिषद ने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया, और ऑब्वियसली इन्होंने रिचुअल्स क्रिटिसाइज किया तो डेफिनेटली इन्होंने प्रिस्टली डोमिनेशन को भी क्रिटिसाइज किया। दस द प्रिस्टली डोमिनेशन, तो प्रिस्टली डोमिनेशन को क्रिटिसाइज किया, उसमें भी उपनिषद का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ये फिलोसफिकल टेक्स्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, प्लीज नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। और अब यहाँ पे एक और चीज, क्योंकि अब आपने देख लिया कि भाई लेटर वैदिक टाइम्स में यू ऑलरेडी हैव लर्नड दैट लेटर वैदिक टाइम्स में since the concept of टेरिटोरियल किंगडम्स, अब क्योंकि टेरिटोरियल किंगडम्स का कॉन्सेप्ट आ गया था, तो क्लियरली हमें एक चीज यहां पे देखने को मिलती है। 10 जो भी ये लोग की फाइट थी, जो भी बैटल थी, 10 वॉर्स नाउ फॉट फॉर कैटल एज वेल एज टेरिटरी। पहले ये नहीं था ना, पहले सिर्फ कैटल्स के लिए बैटल होती थी, अभी कैटल और टेरिटरी दोनों के लिए लड़ाइयां होने लगी, बिकॉज अभी टेरिटोरियल किंगडम्स आ गई, ट्राइबल अथॉरिटी से टेरिटोरियल अथॉरिटी आ गई। तो इसलिए लेटर वैदिक टाइम्स में कई सारी लड़ाइयां टेरिटरी के लिए भी आपको होती नजर आएगी। ठीक है भैया, क्लियर हो गया। चलिए, यहां तक का इसका मतलब हमारा अब ये चैप्टर नंबर 7 होता है खत्म। चैप्टर नंबर 7 इज ओवर। चैप्टर नंबर 8 जो हमारा होगा, दैट इज गोइंग टू बी द जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। तो ये हमारा चैप्टर 7 हमने आज खत्म किया। और चैप्टर 7 में अभी एक बार एनसीईआरटी से भी आपको रिवाइज करवा देता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर एक बार एनसीईआरटी में क्विकली देखते हैं, एनसीईआरटी में कोई पॉइंट छूट ना जाए। सो यहां तक क्लियर है सबको एक बार? यस, प्रशांत एंड नैंसी, क्लियर सो फार? नोट कर लिया आप लोगों ने? ठीक है, एक बार एनसीईआरटी से क्विकली इसको रिवाइज कीजिए। सो देयर वी हैव सीन द गॉड, रिचुअल्स एंड फिलॉसफी। ओके, सो नाउ लेटर वैदिक पीरियड में द अपर द्वाब डेवलप्ड टू बी द क्रैडल ऑफ आर्यन कल्चर। अपर द्वाब ऑब्वियसली जो गंगा अपर गैंजेटिक द्वाब है, इट वॉज द क्रैडल ऑफ आर्यन कल्चर, मतलब यहाँ पे आर्यन कल्चर पनपा है, ये जन्म भूमि है उस आर्यन कल्चर की, अपर द्वाब। और ये सब हो रहा था अंडर द ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस। द होल ऑफ द वैदिक लिटरेचर सीम्स टू हैव बीन कंपाइल्ड इन दिस एरिया, क्योंकि आपने ये पहले भी पढ़ा है कि सारा का सारा जो वैदिक लिटरेचर है वो कहाँ कंपाइल हुआ। हमने आपको बताया था, नोट्स में आपके है, कि सारा वैदिक कल्चर जो है वो अपर गैंजेटिक प्लेन्स में हुआ है ना। इट वॉज इन दी अपर गैंजेटिक प्लेन्स, और अपर गैंजेटिक प्लेन्स में एरिया आपका मोस्टली वेस्टर्न यूपी का एरिया आपका आ गया। तो ये बार यहीं पे आपको सारा वैदिक लिटरेचर कंपाइल होते नजर आएगा। इन द एरिया द लैंड ऑफ कुरु एंड पंचाल्स, और ये भी आपने पढ़ा है कि अपर गैंजेटिक पीरियड को हम कुरु पंचाल का एरिया कहते थे। कल्ट ऑफ सेक्रीफाइस वाज द कॉर्नर स्टोन ऑफ द कल्चर, और पूरे आर्यन कल्चर में सेक्रीफाइस का जो कल्ट था वो इनका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर था। पूरे आर्यन कल्चर में
सैक्रिफाइसेस, बहुत सैक्रिफाइसेस करने का सिस्टम बना, एंड इट वाज अकम्पनीड बाय न्यूमरस रिचुअल्स एंड फॉर्मूलाज। जो पहले दो आउटस्टैंडिंग ऋग्वेदिक गॉड्स थे, इंद्र और अग्नि, दे लॉस्ट देयर इंपॉर्टेंस, आई टोल्ड यू। उनकी जगह पे प्रजापति, प्रजापति द क्रिएटर, केम टू ऑक्यूपाई द सुप्रीम पोजीशन इन द लेटर वैदिक टाइम्स। तो ये क्रिएटर कौन? ये ब्रह्मा के साथ आप इसको जोड़ सकते हो, प्रजापति ब्रह्मा के साथ इसको आप जोड़ोगे। कुछ और माइनर गॉड्स भी थे, जैसे कि इसमें अगर आप देखिएगा रुद्र, द गॉड ऑफ एनिमल्स, दे बिकेम इंपॉर्टेंट नाउ, एंड विष्णु came to be conceived as the preserver and protector of the people. Now they led a settled life instead of semi-nomadic life as they did in the Rigvedic times. तो ये बात समझ में आ रही है? तो नाउ ये तीन गॉड्स की इंपॉर्टेंस आपको मिलेगी। इसके अलावा इंटरेस्टिंगली some symbolic objects began to be worshipped, and thus we notice the signs of idolatry in the later Vedic times. वो मूर्ति की पूजा ये लोग ने शुरू की। As society became divided into social classes, such as Brahmins, the Kshatriyas, Vaishya, and Shudra, some of the social order came to have their own deities. Like, for example, I told you, Pushan, supposed to look after the cattle god, that came to be regarded as god of Shudras. Although in the age of Rig Veda, the cattle rearing was the primary occupation of the Aryans, because अब लेकिन अब यहाँ पे चीजें चेंज हो गई थी। People worshipped gods for the same material reasons। जो पहले करते थे, अभी भगवान बदल गए, मगर भगवान को पूजा करने का कारण आज भी सेम था। पहले भी लोग मटेरियलिस्टिक रीजंस की वजह से भगवान की पूजा करते थे। पहले भी लोग भगवान की पूजा करते थे कि भाई भगवान मेरे को ये चीज दे दे, वो चीज दे दे। आज भी सेम चीज है, लोग वर्शिप कर रहे थे अपने इसी पर्पस के लिए करते थे, भाई मेरे को प्रॉपर्टी दे दे, मेरे को बेटा दे दे, मेरे को कैटल दे दे टाइप्स। हालांकि जो मोड ऑफ वर्शिप है वो काफी चेंज हो गया। नाउ प्रेयर्स कंटिन्यू टू बी रिसाइटेड, बट दे सीज टू बी द डोमिनेंट मोड ऑफ प्रेयर्स। पहले आपको याद होगा हमने बोला था भाई चैंट करना, प्रे करना, प्रेयर्स जो थी वो सबसे डोमिनेंट मेथड था। लोग अपने परिवार के साथ, अपने अकेले में भी भगवान को प्रे करते थे। लेकिन अब सिर्फ प्रेयर इंपॉर्टेंट नहीं थी, पहले प्रेयर्स डोमिनेट करती थी। अब प्रेयर के साथ साथ इंपॉर्टेंस बढ़ गई सैक्रिफाइसेस की। आपको पूजा भी करनी है, पर कोई ना कोई सैक्रिफाइस करना, आपको बलि चढ़ानी है। Sacrifices became far more important, and they assumed both public and domestic character. Public sacrifices involved the king and whole of the community, which was still in many cases identical with the tribe. जो private sacrifices थे, they were performed by individuals in their houses, because in the period the Vedic people, they actually led a settled life and maintained well established households etc. तो दोनों लेवल पे हो रहा था। तो आप कोई पब्लिक इवेंट, पब्लिक सैक्रिफाइस राजा लोग करते थे, और एक आम आदमी अपने घर पे पूजा पाठ सैक्रिफाइस भी करता था। इंडिविजुअल्स दे ऑफर्ड द ऑब्लेशंस टू अग्नि, जैसे हम पहले करते थे, तो आग की आहुति वगैरह देना वो सब सिस्टम था, पूजा पाठ करने का तरीका था। बट ईच वन ऑफ दीज टुक द फॉर्म ऑफ रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस। सैक्रिफाइस में दे इन्वॉल्व किलिंग ऑफ द एनिमल्स, अब जानवरों की बलि दी जाती थी। वो वाली बलि, वॉलेंट्री सैक्रिफाइस नाउ हैज चेंज्ड। नाउ अब लोग जो है वो जानवरों की बलि देते थे ऑन लार्ज स्केल, स्पेशली द डिस्ट्रक्शन ऑफ द कैटल वेल्थ। अब आपको ये चीज समझ में आएगी कि यहाँ पे जो कैटल है उसको कैसे रिड्यूस कर दिया गया। द गेस्ट वॉज नोन एज द गोघन एंड हु फेड ऑन द कैटल, राइट। तो गोघन मीन्स वो इंसान जो गेस्ट आया, जो मेहमान आया। मोस्टली जो पृष्ठ थे उनको मेहमान बोला गया। जो ब्राह्मण्स आते थे पूजा पाठ करने वाले, वो गोघन कहलाए। एंड ब्राह्मण्स वर ओनली वन ऑफ द 16 टाइप ऑफ priest. The priest who officiated at the sacrifice were rewarded generously and they were given dakshinas. तो जो भी पूजा पाठ करने आए उनको दक्षिणा देना, गिफ्ट देने का सिस्टम स्टार्ट हुआ। Sacrifices were accompanied by formula which had to be carefully pronounced by sacrifier. Sacrifier कौन हुआ? उसको यजमान कहा गया, और परफॉर्मर को यज्ञ कहा गया। जो आप कर रहे हैं, परफॉर्म जो कर रहा है वो यज्ञ हो गया, यजमान जिसके लिए परफॉर्म किया जा रहा है। And much of his success depends on the magical power words uttered in the sacrifice. कुछ rituals performed by Vedic Aryans are common. The entire Indo-European people, बहुत सारे ऐसे rituals common है जो उस टाइम पे maximum Indo-European लोग कर रहे थे। Many rituals have to be developed on the Indian soil. Interestingly,
ये जो फॉर्मूला थे, जो सेक्रीफाइसेस थे, दे वर ऑल इन्वेंटेड, adopted and elaborated by the priest called the Brahmins. Brahmins जो थे particularly 16 अलग अलग टाइप के priest थे, मगर ये सारा जो sacrifice वाला कॉन्सेप्ट था, ये सब किसने बनाया? ब्राह्मण्स ने। इसीलिए ब्राह्मण सबसे ऊपर आ गए सारे priest क्लास में से। ब्राह्मण्स claim a monopoly of the priestly knowledge. ब्राह्मण्स का दावा था कि बाकी जितने भी 16 clans of priest है, इन सब में से सबसे ज्यादा नॉलेज हमें है, हम सबसे ज्यादा एक्सपर्ट हैं, ये दावा ब्राह्मण्स ने किया। और उन्होंने इन्वेंट किया लार्ज नंबर ऑफ रिचुअल्स, some of which adopted by non-Aryans also. Reason for invention, elaboration, it was not very clear. हालांकि समझ में आता है कि इनके जो सारा कारण इन्होंने किया, they were actually, they wanted to rise in the social hierarchy. ठीक है ना? तो ये अपने आप को ऊपर उठाने के लिए लोग ने किया। Now we hear that as many as 2,40,000 cows were given as dakshina. It can be exaggeration, but समझ में आ रहा है कि अच्छा काउ अभी भी as gift दी जाती थी। काउ के अलावा मैंने बताया कि कई और गिफ्ट ऐड कर दिए गए, जैसे कि गोल्ड, क्लोथ एंड हॉर्सेस वर गिवन। कई बार प्रिस्ट क्लेम करते थे पोर्शंस ऑफ टेरिटरी, कभी कभी प्रिस्ट जो है जमीन मांग लेते थे एज दक्षिणा। बट द ग्रांट ऑफ लैंड एज सेक्रीफाइल फी नॉट वेल एस्टैब्लिश्ड। कहीं पे कोई छोटा मोटा एक्सेप्शन हुआ हो तो एक अलग बात है। बाकी सतपथ ब्राह्मण, सतपथ ब्राह्मण एक किताब है जो कहती है दैट इन अश्वमेध नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट ऑल शुड बी गिवन टू द प्रिस्ट। इफ दिस रियली हैपेंड then what would remain to the king? This therefore merely indicates the desire of the priest to grab as much land as possible. तो इस किताब के हिसाब से ये कहते हैं राजा जो है वो ब्राह्मण को सब कुछ दे देगा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट सब कुछ दे देगा। अगर ऐसा करेगा राजा के पास क्या बचेगा? तो ऐसे हुआ तो नहीं होगा, लेकिन ये समझ में जरूर आ रहा है कि प्रिस्ट की नजर अब यहाँ पे लैंड पे पड़ने लगी थी। जो ब्राह्मण थे वो ज्यादा से ज्यादा जमीन चाहते थे अपने लिए, but really considerable transfer of land to the priest could not have taken place. This is a reference where land, there is a reference where land which was began to be given to the priest refused to be transferred to them. तो ये चाहते थे लेकिन अभी वो सिस्टम एस्टैब्लिश नहीं हुआ था। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वैदिक पीरियड हमने देखा देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग रिएक्शन अगेंस्ट priestly dominance, against the cult rituals, especially the land of Panchals, विदेहा। यहाँ पे काफी ज्यादा रिएक्शन आया प्रिस्ट डोमिनेंस के ऊपर। और करीब करीब 600 बीसी के आसपास उपनिषद कंपाइल हुए। ये वो फिलोसफिकल टेक्स्ट है जिन्होंने क्रिटिसाइज किया रिचुअल्स को। इन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया ऑन द वैल्यू ऑफ राइट बिलीफ एंड राइट नॉलेज। उपनिषद ने एम्फेसाइज किया दैट द नॉलेज ऑफ द सेल्फ, द नॉलेज ऑफ आत्मा, दैट शुड बी एक्वायर्ड एंड द रिलेशन ऑफ आत्मा विद ब्रह्म should be properly understood. तो उन्होंने बोला भाई ऐसा है, ये इतने सेक्रीफाइस और रिचुअल के चक्कर में मत पड़ो, आपको राइट बिलीफ, राइट नॉलेज होना चाहिए, आपको आपके खुद का ज्ञान होना चाहिए, आपको आपकी आत्मा का ज्ञान होना चाहिए, सेल्फ अवेयरनेस जरूरी है। नॉलेज ऑफ सेल्फ को आप जाकर के जोड़ेंगे आत्मा को परमात्मा के साथ जब जुड़ेगा। सो द ब्रह्म एमर्ज्ड एज अ सुप्रीम गुड, जो आगे भी आप जिसको परमात्मा कहते हैं, आत्मा का परमात्मा। तो ये जो ब्रह्म का कॉन्सेप्ट है, Brahm is the supreme god, comparable to the powerful kings of the period. So some of the Kshatriya prince in Panchal and Videha also cultivated this type of thinking, created the atmosphere for reform of the priestly dominated region. अब देखो सबके अपने अपने vested interest है। उपनिषद क्यों क्रिटिसाइज कर रहा था? क्योंकि उपनिषद एक फिलोसफिकल टेक्स्ट है ना? तो वो फिलोसफी के आधार पे प्रिस्टली डोमिनेंस को क्रिटिसाइज कर रहा था। जो ये क्षत्रिय थे इनके अपने ऑब्जेक्टिव थे, ये इसीलिए ये जानबूझ के ऐसा माहौल बनाना चाह रहे थे जिनसे प्रिस्टली डोमिनेशन टूट जाए और हायरार्की में क्षत्रिय ऊपर आ जाए। ठीक है ना? तो सबके अपने अपने ऑब्जेक्टिव थे, बट एवरीवन वाज अगेंस्ट बिकॉज प्रिस्टली डोमिनेंस बहुत बढ़ गया था। एंड देयर टीचिंग आल्सो प्रोमोटेड द कॉज ऑफ स्टेबिलिटी एंड इंटीग्रेशन, एम्फेसिस ऑन चेंजलेसनेस, indestructibility, immortality of the Atma, served the cause of stability which was needed for the rising state powers. Stress on the relation of Atma with Paramatma served the cause of loyalty to superior authority. तो ये सब कॉन्सेप्ट आया। इंटरेस्टिंगली
ये कहीं ना कहीं आप इस बात को, जो अभी तक आपने लास्ट में माहौल देखा है ना, कि जैसे जिस तरह से, जिस टाइप से पूरे समाज में सिर्फ ब्राह्मण्स और क्षत्रिय डोमिनेट कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिए क्या बताना चाह रहा हूं। ब्राह्मण क्षत्रिय जिस तरह से डोमिनेट कर रहे हैं, हर छोटी बड़ी चीज के लिए रिचुअल्स की जरूरत है। जो वैश्य और शूद्र ये जो वर्ण है, इन वर्णों को ऑप्रेस किया जा रहा है, इन वर्णों को बुरी तरह से ऑप्रेस किया जा रहा है, इनको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, ठीक है। ये एक परफेक्ट प्लॉट है, ये एक परफेक्ट सिनेरियो था। इसी वजह से ये सारा जो हो रहा है, इसी वजह से इट एक्चुअली सोन द सीड्स फॉर द राइज ऑफ न्यू रिलीजन्स इन इंडिया। भारत में जो नए रिलीजन पनपे, क्योंकि उस टाइम का जो ब्राह्मणिज्म था, उस टाइम का जो हिंदुइज्म था, उसमें ये सारी समस्याएं आ रही थी। इस वजह से हमारे यहाँ पे दो नए धर्म निकल के आए, एक बुद्धिज्म और दूसरा जैनिज्म। हमारा जो अगला चैप्टर नंबर 8 है वो इसी के बारे में है। जैनिज्म बुद्धिज्म बनने का कारण ये सारा था जो अभी तक आपने पढ़ा, जिस तरह से समाज डिवाइड हो रहा था, जिस तरह से ब्राह्मण्स का डोमिनेशन था, हर चीज जो है ब्राह्मणिज्म पे चल रही थी। इसने एक परफेक्ट सिनेरियो बना दिया जिससे बुद्धिज्म जैनिज्म को पनपने का मौका मिला। और यही हम कल के चैप्टर में पढ़ेंगे, कल के चैप्टर में हम इसी चीज को जो है डिस्कस आपके साथ करेंगे। ठीक है सर, क्वेश्चंस आपके सामने हैं। अब आप इस चैप्टर को, आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, रिवाइज करके एक बार ये क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करना। ट्रेस द एक्सपेंशन ऑफ आर्यंस इन लेटर वैदिक पीरियड। एक्सपेंशन आपने देखा कहां तक पहुंचा, साउथ में भी और ईस्ट में भी गए। डिस्क्राइब द मटेरियल लाइफ ऑफ द लेटर वैदिक पीपल। बहुत क्लियरली हमने आपको मटेरियल लाइफ, इकोनॉमी के बारे में पढ़ाया। कंपैरिजन इन्होंने पूछा है कि इनकी मटेरियल लाइफ कैसे अलग थी ऋग वैदिक टाइम से। और ये आपको वैसे भी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, हमेशा आपको ये चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर 6 चैप्टर 7 हमेशा कंपैरिजन में पढ़ना है। तो अर्ली वर्सेस लेटर वैदिक का कॉन्सेप्ट आपको लेके चलना है, बिल्कुल आपको इसमें हेल्प होगी। जैसे आईवीसी और अर्ली का आपको करना था कंपैरिजन। पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर क्या था, सब बता दो इनके बारे में। पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर के बारे में जो पता है, यानी कि लेटर वैदिक कल्चर के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो लेटर वैदिक कल्चर के बारे में जो पता है बता दो। इनके सोसाइटी के बारे में, इनके पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इनकी मटेरियल लाइफ के बारे में, इनकी इकोनॉमी के बारे में, यू कैन टेल। Give an account of the political setup in the later Vedic period. Clear, very clear. Political setup, political organizations. आप इसके बारे में बता सकते हैं। How society was organized, social organization, जो आज सुबह हमने चैप्टर टॉपिक पढ़ा है, वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन आप बता सकते हैं। आपके पास पूरे नोट्स तैयार हैं, उन नोट्स को भी अगर लिख दोगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। What kind of religion developed in the later Vedic period? तो अभी लास्ट जो टॉपिक हमने किया, जो रिलीजन है, सेक्रीफाइसेस बेस्ड रिलीजन, वो आपने ऑलरेडी देख लिया। तो क्वेश्चन के आंसर अब करना आसान हो जाएगा आपके लिए। चैप्टर नंबर 7 खत्म होता है, चैप्टर नंबर 8 शुरू होगा कल। चैप्टर नंबर 8 में वी आर गोइंग टू हैव अ डिस्कशन जो है आपका ब्राह्मणिज्म, सॉरी बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। आज की बाकी क्लास के टाइमिंग नोट कर लीजिए प्लीज। सुबह 10 बजे वी आर गोइंग टू हैव अ क्लास ऑन विजन आईएएस। तो विजन आईएएस की क्लास सुबह 10 बजे होगी। सुबह अभी दोपहर 12:30 बजे के अप्रोक्सीमेटली वी आर गोइंग टू हैव क्लास ऑन न्यूज़पेपर डिस्कशन। तो आज का जो न्यूज़पेपर एनालिसिस, सुबह फिर आज नहीं उठ पाया मैं, कल रात को बहुत लेट हो गया था, तो आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे सुबह 12:30 बजे के अप्रोक्सीमेटली। देन अराउंड 3 PM वी हैव अ क्लास ऑन इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी की जो क्लास है वो 3 बजे के करीब होगी। और बाकी वही फिर 8:30 यू हैव योर करंट अफेयर क्लास। ठीक है, तो 4 क्लासेस आज की और बची है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लॉट्स ऑफ लव, सी यू गाइस again after some time. Okay, clear sir. From start till Vedic period we can have a test as we didn't will help revise. देखते हैं प्रशांत जी, समस्या एक आदमी क्या क्या करे। एमसीक्यूज अभी टाइम नहीं मिल रहा बनाने का, फ्रेंकली अभी एमसीक्यूज बनाने का टाइम नहीं मिल रहा। देखते हैं, विल सी अगर ऐसा कुछ होता है तो। ठीक है, बट आप लोग प्लीज रिवाइज करते रहिएगा। आप एक चीज कर सकते हैं ना, आपके लिए मैं एक तरीका बता देता हूं। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। एटलीस्ट यू कैन डू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो एटलीस्ट आप कर सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। जो आप पढ़ रहे हो अभी तक, जो 7 चैप्टर आपने पढ़े हैं, तो वो 7 के 7 चैप्टर के बेसिस पे
एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत क्लियरली आपको काफी ज्यादा इसमें हेल्प मिल जाएगी। ठीक है जी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ साथ आप अपने लेवल पे करते रहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। क्लियर? चलिए, ओके देन, बाय बाय, टेक केयर, सी यू गाइस टुमारो, बाय बाय।